सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, साने मच को 4 रोज़ गुजर गए, अभी तक शहदा की जो लाशें हैं वो वहीं पर पड़ी हुई हैं। लवाहिकीन सिर्फ इस बात के मुंतज़िर हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वहाँ आएंगे, उनको यकीन दहानी करवाएंगे, उनके मुतालिबात मानेंगे और उसके बाद इन तमाम लोगों की तदफीन होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट भी किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी वहाँ पर गए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि मैं जल्द कोयटा आऊँगा और उनके दुखों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मदावा हो सके, लेकिन आप पहले अपने लवाहिकीन जो शहदा है उनकी तदफीन कर दीजिए ताकि उनकी रूहों को सुकून हो। ये मामला आज का नहीं है, इससे पहले भी हम ये देखते हैं मुसलसल के हज़ारा बरादरी पर इससे पहले भी इससे बड़े बड़े हमले हो चुके हैं। उनके इससे ज़्यादा जो लाशें हैं वो रखकर ऐसे ही सर्द मौसम में माजी में भी वो लोग बैठे रहे, एहतजाज करते रहे। हुकूमतों ने वादे वईद किए, लेकिन बलूचिस्तान का अमन, जिसके बारे में बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर बात है कि बलूचिस्तान के अमन को और वहाँ फ़िरकावारियत को हवा देने में हमेशा से हमसाया ममालिक इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान में कुछ ताकतों को, और उन्हीं ताकतों की वजह से बलूचिस्तान हो, KPK पंजाब या सिंध की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाक़यात किए जाते रहे। कभी दरबारों पर हमला है, कभी मज़ारों पर हमला है, कभी बाज़ारों में हमला है, कभी पुलिस, कभी फ़ौज और कभी फ़िरकावारियत को हवा देने की कोशिश की जाती रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान वो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक कि वो पहुँचते नहीं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जब ऐसा कोई मामला हो, किसी भी किस्म का ऐसा कोई सान्या हो, तो यकीनी तौर पर दिलासे की बहुत ज़रूरत होती है फौरी तौर पर। उसके बाद अगला मामला इक़दामात का आता है, उसके बाद अगले मामलात आते हैं। आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड में अल-नूर मस्जिद पर हमला किया गया, एक शख्स की जानिब से फायरिंग की गई और मुतादिद अफराद की शहादत हुई, तो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन, जो खुद मुसलमान नहीं हैं लेकिन फौरी तौर पर अपने न्यूजीलैंड के शहरियों के लिए दाद रसी के लिए, हौसला देने के लिए वहां पहुंची। पूरी कौम न्यूजीलैंड की उस वक्त आबदीदा थी, रंजीदा थी, और फौरी तौर पर यह जो जेस्चर था ये बहरहाल अच्छा जेस्चर उनको लगा, पूरी दुनिया के लोगों को लगा, इंसानियत से प्यार करने वालों को, मुसलमानों को लगा। आज भी शायद इसी जेस्चर की ज़रूरत है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो बार बार बात करते आए हैं ऐसे महरूम तबके की, ऐसे मजलूम तबकों की, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अगर मसनद इक़्तिदार पर हैं तो आज उन्हीं महरूम तबकों के लिए जिनकी वो कहते आए कि 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको दिलासा देने के लिए उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। प्रोग्राम में आज हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस सारे अमल में अगर वज़ीर आज़म किसी मजबूरी में हैं, किसी मामले पर हैं कि वो नहीं जा रहे, तो सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि वो PDM की क़यादत, जो अपने आप को मुल्क की सियासी क़यादत कहती है, 4 रोज़ गुजरने में किसी एक ने भी वहाँ जाने की जहमत की है? ऐसा नहीं है। तो राजा यासिर हमायूं साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वज़ीर है। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। पहले तो बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या है पाकिस्तान में, इस हज़ारा कम्यूनिटी के हवाले से बात की जाए तो यकीनी तौर पर पहले भी इस किस्म के जुल्म इन पर होते रहे, और उस जुल्म के मदावा जो है वो तदारुक इसी सूरत में है कि पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। वो कंट्रोल करने की कोशिश में पाकिस्तान की अफवाज, FC के जवान वो अपनी शहादतें दे रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक दिलासे की, एक उम्मीद की। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सरबराह हैं इस मुल्क के, ममलिकत के, रियासत के, तो उनका वहाँ जाना आप नहीं समझते कि ज़रूरी है? वहाँ उनको सिर्फ दिलासा ही दे दिया जाए तो उसके बाद आगे जो अमली काम है वो फिर किया जा सकेगा? जी राजा यासिर साहब। जी सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे वहां जाना चाहेंगे। कोई ऐसी बात होगी, मसरूफियत, जिस वजह से उन्होंने कहा है कि आप जो तकद्दस है, आपकी जो डेड बॉडीज पड़ी हैं उनको पहले दफना लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद अब जिस तरह की उनकी डिमांड है, तो मेरा ख्याल है जरूर रिकंसिडर करेंगे, और उनको वाकई पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को दुख है इसका, और आई एग्री विद यू। अच्छा राज साहब, मैं जैसे इब्तदाई में ये बात की कि ये बलूचिस्तान टारगेट है,
बड़ी शिद्दत के साथ, क्योंकि बलूचिस्तान से तरक्की का एक मंजिल है और बलूचिस्तान में दो तरह से चीज़ें उठाई जा रही हैं, पिछले हम 15-20 साल से देख रहे हैं। एक है फ़िरका वारियत को हवा देना और एक वहाँ पर वो लोग हैं जो कौमियत की बुनियाद पर अलहदगी पसंदी की तहरीकें चलाते हुए और वहाँ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं। इसके लिए कोशिश पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अफवाज, FC वहाँ की, वो मुसलसल जानों की कुर्बानियाँ, पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो रियासत के लिए जिम्मेदारी बड़ी बन गई है कि ऐसे मामलात को अब बड़ी बेहतर तरीके से टैकल करना और बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा संभाल कर चलना। आप नहीं समझते कि इसमें भी अब ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है आपकी हुकूमत की कि बलूचिस्तान को और ज़्यादा एहतियात के साथ, बलूचिस्तान के लोगों को और ज़्यादा प्यार के साथ चलाने की इस वक्त ज़रूरत है? बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसको हमारे जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी करती हैं। और जो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हुई या नहीं हो सकी गुज़िश्ता 70 सालों में जिस तरह होनी चाहिए थी, उसकी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वहाँ पे जो लोग इलेक्ट होते रहे उनकी है। और मेरा ख्याल है वही शायद ये चाहते ही नहीं थे कि वो एक मॉडर्न सूबा बने। बहुत सा उन लोगों का रोल, और जिस तरह वक्त गुजर रहा है मेरा ख्याल है रनिंग आउट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट को चाहिए, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि एंगेजमेंट भी ज़्यादा करें और बलूचिस्तान के जो लोगों के नाम पे मुख्तलिफ पैकेज दिए जाते हैं, ज़रूरत इस अमल की है कि वो लोगों तक पहुँचे। ये ना हो कि बीच में जो लोग हैं वो अपने आप पे उसको यूज़ कर लें और जो उसके समरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचते। और बुनियादी तौर पर तमाम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो असल सोशल प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, और उसकी बेस पे एक्सप्लॉइट किया जाता है कौमियत के नाम पे या मजहब के नाम पे। तो ये चीज़ बड़ी समझनी ज़रूरी है। दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं दे आर सब मुआशी इनकलाब हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ कुव्वतों ने एक्सप्लॉइट किया। बिल्कुल सही है। महराज साहब इस पर मजीद भी बात करते हैं। लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ही ये 4 दिन से रंजीदा खबर के वहाँ पर जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया वो मामला, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि इस वक्त वो लोग अपनी मैयतें रख कर बैठे हुए हैं और वो तदफीन नहीं करे। वज़ीर आला अभी आए, उन्होंने भी बात की और उन्होंने भी यकीन दहानी इस सारे अमल के हवाले से करवाई है। तो क्या अभी वज़ीर आज़म की आमद तक ये एहतजाज, ये धरना और मैयतों की तदफीन सिर्फ रुकी रहेगी, आप समझते हैं, कि या कोई बातचीत में, मामलात में कोई आगे पेशरफ्त हुई है? ये पेशरफ्त इंशाल्लाह हो रही है। CM साहब जो है अभी भी वो अगर टाउन से उन्होंने ये जो मीडिया टॉक किया वहाँ पे मौजूद है। और गुजारिश भी यही है कि मैयतों को अगर ये तदफीन कर ले उसके बाद भले वो एहतजाज भी करते हैं, मुज़ाकरात, उसके लिए हम हाजिर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के चूंकि अभी तक मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि उनका क्या स्केड्यूल है। अभी अली जैदी साहब ने ये बताया था कि वो आएंगे, उनकी गुफ्तगू आपने भी सुनी। उससे ज्यादा जो है मेरे इल्म में नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से। बट ये है कि उनके जितने मुतालबात है वो हमने कंसीड किया है। उनको जो सिक्योरिटी चाहिए, जिस लेवल पे, जिस दर्जे की उनको सिक्योरिटी चाहिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए तैयार है। कंपनसेशन जैसे CM साहब ने भी कहा, कोई आसान नहीं है उनका। कि माइन वर्कर्स जाहिर है कि बिल्कुल आपका जो लोएस्ट इकोनॉमिक इनकम ग्रुप है उससे उनका ताल्लुक है, तो उनकी फैमिली के, उनके बच्चों की किफालत के लिए मददगार साबित होंगे। और इसके अलावा जो एक मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो कल्प्रिट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्हें अरेस्ट करके इंसाफ के कचहरे में लाया जाए। तो उस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन वो जारी है, FIR हो चुका। मैक्सिमम जो है कोशिश है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, इदारों की, कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके पाँव के नक्शों के निशाना जहाँ जहाँ जाते हैं उनको ट्रेस करके अरेस्ट किया जाए। तो ये कोशिश जारी है। जाहिर है अब टेररिस्ट जो है वो जब कोई वारदात करते हैं तो कहीं जाकर या छुप गए हैं या अपने बचाव के लिए उन्होंने भी कोई प्लानिंग तो की होगी। तो कोशिश जारी है और उम्मीद है। शाहवानी साहब, ये जो आप टेररिस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस किस्म के ये वाक़या था, बड़ी दरिंदगी का ये अमल था जो वहाँ पर किया गया। अच्छा, लेकिन ये मकामी सहूलतकार ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता कि उनको मकामी सहूलतकारों के बगैर इतना बड़ी कार्रवाई और इतना बड़ा मौका मिल जाए, ये बड़ा ज़रूरी है।
और ये कहाँ तक ये तहकीकात और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ पहुँची है सर इस पे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जाहिर है कि इस मरहले पे इन्वेस्टिगेशन को इस तरह ओपन शायद करना मुनासिब भी ना हो कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं, ताकि जो टेररिस्ट हैं उनको कोई क्लू ना मिले। तो ये आप इत्मीनान रखें कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसका रिपोर्ट जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आएंगे और टेररिस्ट भी अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन शाहवानी साहब, मैं एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे कि ये जो हज़ारा टाउन का इलाका है वहाँ पर तो ये एक कदरे सिक्योरिटी के मामलात भी और कुछ अच्छा कॉर्डन भी सूरत हाल है। 100% तो कहीं चीज़ें वो नहीं हो सकती हैं, लेकिन बाकी जहाँ पर जैसे मच में ये वाक़या हुआ है और इस तरह के वाक़यात हैं, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल निस्बतन कमज़ोर। आपके सूबे के पास क्या वो फंड्स, वो कैपेसिटी, वो चीज़ें नहीं है कि इतने सारी जगहों को उस तरह से बेहतर, वो जो लेयर सिक्योरिटी हम कहते हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म होता है, वो नहीं आप कर पा रहे होते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो है वो हो जाते हैं। हमें हरनाई का वाक़या भी पिछले दिनों में याद है, 1.5 हफ्ता पहले का, वो जब FC पर हमला हुआ, और अब ये इस किस्म की दरिंदगी। तो क्या सिक्योरिटी के मामलात में बलूचिस्तान अभी बहुत पीछे है? बहुत पीछे नहीं है। काफी चीजें हमने इम्प्रूव की है। पुलिस है, लेवीज है, FC जो है वो डिप्लॉयड है बलूचिस्तान में। क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, डिजिटाइज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि ये जो टेररिस्ट है वो भी तो पीछे बैठकर वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। वो हमारे मुल्क में तो ज्यादा जो है उनकी कार्रवाइयाँ रही है। जो है बहुत सारे ऑपरेशन हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है वो हालात तो बेहतर हुए, लेकिन ये भी डेवलप ममालिक में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। हमने अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बेहतर किया उसकी वजह भी यही है कि जो हमारी पुलिस है उसमें बेहतरी आई है। FC की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगर अब बरादरी खुद आज इस बात का इतराफ़ कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गुज़िश्ता अखबार के मुकाबले में इन 2 सालों में काफ़ी सूरत बेहतर हुई है। तो मर्जी भी इसको बेहतर करने की गुंजाइश है। कोई आइडियल हमारे पास सूरत हाल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वसाइल नहीं है हमारे पास। बलूचिस्तान जो है सर इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी कितने बेहतर हो, इस किस्म के वाक़यात ना हो। अब वज़ीर आज़म इमरान खान आते हैं नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा तो है कि मैं आऊँगा, वो कब आते हैं और लवाहिकीन जो है इस वक्त वो मैयतों की तदफीन करते हैं नहीं, ये अब अगले आने वाले वक्त में देखेंगे। शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम में हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अब ये मामला है वज़ीर आला बलूचिस्तान पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान और बलूचिस्तान में भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की है। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है वो वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन एहतजाज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जारी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ PDM के भी एहतजाज की, PDM की भी रैली की, जो इस वक्त बन्नू में तैयारियाँ कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो रहनुमा और उससे पहले वहाँ बन्नू की जो सूरत हाल जो है वो वहाँ भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कराची की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह कर देते हैं। अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त धरने की, एहतजाज की सूरत हाल क्या है। जी हसीब। जी बिल्कुल, नुमाइश चौरंगी समेत अब तकरीबन 10 मुकामात ऐसे हो चुके हैं शहर के बड़े मुकामात जहां पर धरने का सिलसिला जारी है। नुमाइश चौरंगी मरकजी मुकाम है, लेकिन शहर भर के अंदर इस वक्त भी धरनों की जो है वो धरने का सिलसिला जारी है। तादाद में शुरा की तादाद की बात की जाए तो खातिर खा इजाफा नज़र आ रहा है। लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में इन मुकामात पर पहुँच चुके हैं और धरने में शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MWM के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा सादिक जाफरी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं धरने की सूरत हाल क्या है। अल्लामा साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि धरने की इस वक्त पोजीशन है क्या? तकरीबन 10 मुकामात तक तो हो चुका है, प्लान क्या है, लोगों का रिस्पांस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम मुसलमान शिया सुन्नी लोग धरनों में बैठ चुके हैं। कराची में अब तक 12 मकामात पर लोग धरनों में आ चुके हैं। ये सिलसिला मज़ीद शाम तक बढ़ता जाएगा जब तक वहाँ के मोमिनीन मुतमईन न हो। वो धरनों में बैठे हुए हैं, वो अपने अजीज़ों के जनाज़ों के साथ सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं। हम यहाँ बैठे रहेंगे। उनका जायज़ और बिल्कुल आइन और दस्तूर के मुताबिक मुतालबा है
कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बुला रहे हैं और वहाँ ऑपरेशन चाहते हैं ताकि वहाँ के लोग उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज रह सके। और एक पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, इस मुल्क में जब अमन न हो तो कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है कि वो जो है वो बहुत जल्द क्वेटा पहुंचेंगे और मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। तो अगर वहां कुछ मामला तय हो जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, तो क्या उसके बाद ही फिर कराची के धरने ख़त्म किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने धरनों का आगाज़ किया है। जब वो मुतमईन होंगे तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से ये धरने उठाए जाएंगे। हम उन बहुत शुक्रिया कर रहे थे। लिए इस वक्त नुमाइश पर धरना जारी है। कराची के करीब 12 मकामात बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त धरने दिए जा रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए। जो क्वेटा में इस वक्त हज़ारा बरादरी धरना दिए बैठी है और इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आए। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट में कहा कि वो जल्द वहाँ पर पहुँचेंगे। लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं, लेकिन जल्द से जल्द जो मैयतों की तदफीन है वो की जाए ताकि मरने वालों की रूहों को सुकून हो और लवाहिकीन का भी सब्र जो है उसके लिए वो पहुँचेंगे। बहरहाल अब ये देखना है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल अगले आने वाले घंटों में होती है। वज़ीर आज़म कब पहुँचते हैं? अली ज़ैदी ने भी कहा कि वो पहुँचेंगे। वो कब पहुँचेंगे ये सवाल बहरहाल अहम है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त बन्नू जलसे के हवाले से। बन्नू रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो फर्स्ट टियर की क़यादत है वो नहीं आ रही। ना बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, ना मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं। तो इसका मतलब है सेकंड टियर पर क़यादत शरीक होगी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नून एहसन इकबाल होंगे, फ़रतुल्लाह बाबर साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सूबाई क़यादत उस एहतजाज में शरीक होगी। बन्नू जिसे कहा जाता है जमीयत उलमा इस्लाम का एक गढ़ है और उस गढ़ में अब रैली का इनेकाद किया गया है। एक तरफ हम ये देखते हैं राजा यासिर हुमायूं साहब के इलेक्शन भी हो रहा है, सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है और साथ ही साथ ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी तैयारी पीडीएम कर रही है और एहतजाजी रैलियाँ भी निकाल रही है। वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत का खात्मा, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा बहरहाल ज़रूरी है। 31 जनवरी की डेडलाइन है कि आपके वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। तो आप इस्तीफ़े की जानिब सोच रहे हैं या आप भी फिर ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन की मार्च की तैयारियाँ कर रहे हैं? देखिए, हमारे मुल्क के लोग बड़े मैच्योर हो चुके हैं और धरने और रैलियां हमने भी निकाली थी। जमहूरियत में हक होता है अपोजिशन का कि वो एहतजाज करे और एज लॉन्ग एज वो पुरअमन हो, मेरा ख्याल है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात भी तयशुदा है कि इनके नतीजे में गवर्नमेंट्स नहीं जाती होती। गवर्नमेंट अगर जाएगी तो असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए जा सकती है या 5 साल जब टेन्योर खत्म होता है तब जा सकती है। और ये चीजें अब हमारे एक इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। 90s में जब तक वो अमेंडमेंट मौजूद थी, आर्टिकल 58(2)B था, तब तो ये पॉसिबिलिटी थी कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाती थी, लेकिन अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो दैट्स वाई मैं नहीं समझता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। अगर ये स्पेशली आम आवाम तो बिल्कुल मोबिलाइज नहीं है, उनके कारकुन डेफिनेटली हैं, बन्नू में इनके हैं, लाहौर में आपने देखा कि बड़ा लूक वार्म सा रिस्पॉन्स था। और अगर कोई कारकुन थोड़े बहुत गए भी थे तो वो सिर्फ हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर्स थे। आम आवाम जो है उसका फिलहाल ये इंटरेस्ट नहीं है और आम आवाम को ये लग रहा है कि अगर कुछ डिलीवर करना है तो इमरान खान ने करना है, और अगर खुदा ना खास्ता ना कर सके तो लोग भी अब इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इलेक्शन में वो वोट के जरिए ही चेंज चाहते हैं। तो राजा साहब अभी तक जो डिलीवरेंस है वो तो फिर आपकी उस तरह नहीं है जो आपके वादे थे। सर देखिए, दोबारा चीनी जो है वो 100 रुपया क्रॉस कर रही है, तो शुगर मिल्स मालिकान के लिए तो अच्छी खबर है लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। तो ये फिर किस किस्म की फिर डिलीवरेंस है जो नजर नहीं आ रही आम आदमी के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं? जो आपका टेन्योर होता है ना जी, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, चीजों पे कंट्रोल भी आपको मैटर ये करता है कि आपने अपने टेन्योर के एंड तक क्या अचीव किया है। अगर आप खतर का लोगों को लगे कि आपकी तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयों में से आपकी बेहतरी की काम ज्यादा थे तो पीपल वोट फॉर यू। एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, कोविड की वजह से भी इंटरनेशनल फिनोमेना है, इकोनॉमीज डाउन है और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई है और इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। जो हम मेजर्स ले रहे हैं हमें पूरा यकीन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और वापस आएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वी विल बी बैक ऑन ट्रैक बिफोर द नेक्स्ट। लेकिन सर वो कौन सा ट्रैक है जो आप कह रहे हैं कि वापस इकोनॉमी और सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी तक उस ट्रैक के असरात वो नजर नहीं है राजा साहब? अगर आप को नहीं नजर आ रहे तो मेरा ख्याल नजर आने चाहिए।
क्योंकि पेपर पे तो बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई हैं आपका, जिस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज हो रहा है, अकाउंट डेफिसिट का बेहतरीन, एक्सपोर्ट खास तौर पर टेक्सटाइल में बहुत बेहतर है। लेकिन मैं सर सवाल है कि वो एक आम आदमी तक उसकी रिफ्लेक्शन हो ना सर। 500 रुपया लेके राजा साहब, ये मेरे जैसा बंदा जाता है तो सर 2 दर्जन अंडे और 1 डबल रोटी बमुश्किल आती है। तो ये जो सूरत हाल है, आपको पता है, मुझे पता है, 500 रुपया तो किसी की दिहाड़ी भी बेचारे गरीब आदमी की नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ये आपको करते हुए आप सूट नहीं करते। हाँ, आम आदमी बात करे जरूर ये सूट करती है उसको। सर मैं भी एक आम आदमी हूँ सर, राज साहब, मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास से हूँ सर। आप तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो मसला है ना सर। नहीं, देखिए, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के आप जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो इंडिकेटर्स देखता है कि क्या ये ट्रांसफॉर्म होंगे अवाम में, नहीं। और जब अवाम में ट्रांसफॉर्म, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हो जाएंगे बहुत जल्द। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिसके इंडिकेटर्स ये है कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ऊपर जा रही है, और कोविड में दूसरी इकोनॉमी हमारे इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक की भी जो बहुत ग्रो कर रही थी वो भी -5 पे चली गई है। तो उस सूरत हाल में सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बावजूद अगर लोगों ने ना रियलाइज किया और उनको लगा कि ये नहीं परफॉर्म कर रहा, तो ऑब्वियसली व्हाट इज द बेस्ट वे टू चेंज, इसमें क्या बात है। ठीक, बिल्कुल सही। हमें सब हमारे साथ रहेगा, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ मजीद बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हम उस बात कर रहे हैं इस हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक, और साथ ही साथ अब PDM के आज के जलसे से मुतालिक। PDM अपना तरीक़ाकार बदल रही है। वक्त मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों के मामलात वकला के कहने के बाद कुछ चीज़ें तब्दील की हैं, लेकिन 31 जनवरी तक वो हुकूमत के ख़ात्मे की बातें और हुकूमत के हवाले से वो कह रहे हैं कि ये जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही थी कि खुद से हुकूमत ख़त्म हो जाए, हुकूमत चली जाए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो 31 जनवरी जैसे 31 दिसंबर तक का वादा और दावा, दोनों चीज़ें थीं PDM की जानिब से, वो नहीं थी। तो इमरान खान भी अपनी हुकूमत से नहीं जा रहे हैं। तो अब अगले आने वाले दिनों में फिर वो क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां और सेनेट इलेक्शन की तैयारियां जो अपोजिशन कर रही है उससे बखूबी भी लगा सकते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर हम बात करेंगे। पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो राजा यासिर हुमायूं साहब, क्योंकि पंजाब के वज़ीर भी हैं, उनसे बात करेंगे। राजा साहब, ये बहुत ज़्यादा ये बात की गई कि जनाब शहबाज शरीफ साहब हिस्ट्री के बेहतरीन वज़ीर आला का 10 साला दौर उनका गुजरा है, चाहे वो 5 साल उनकी अपनी हुकूमत विफाक में नहीं रही उसके बावजूद भी। लेकिन जब से बुज़दार साहब आए हैं वो नज़र नहीं आ रहा है कि वो पंजाब हो। आप खुद लाहौर में होते हैं, आपका दफ्तर होता है, कि लाहौर में सफाई के अमल हैं वो रुके तो हालात क्या हो गए। वो जो गवर्नेंस की चीज़ें जो हैं वो आप आए दिन चीफ सेक्रेटरीज बदल देते हैं, सेक्रेटरीज की तब्दीलियाँ कर रहे होते हैं, IGs तब्दील कर रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही है, काबू नहीं पाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ नहीं आ रही है। इस हवाले से बड़ा एक कमज़ोर वज़ीर आला हैं बुज़दार साहब, ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्योंकि मैं आपसे सवाल है कि ये इतने वाकई कमज़ोर वज़ीर आला हैं कि अभी तक 2.5 साल में वो ना अफसरान के साथ उनका मामलात हो पाए, आए दिन CCPO से लेकर IGs तक तब्दील करते हैं, सेक्रेटरियों से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक तब्दील करते हैं। तो ये क्या गवर्नेंस का तरीका कार चल रहा है सर आपकी हुकूमत में? देखें, इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक 1 मैन शो भी रन करते थे, और उसके अलावा 1985 से ऑनवर्ड्स मोर और लेस यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट रही, और वो बड़े एंट्रेंच थे यहाँ पे गवर्नमेंट में। ऑब्वियसली आप ऐसे ऑफिसर्स जो बिल्कुल आपके लॉयलिस्ट थे उनके साथ वो काम भी कर रहे थे, और जो करप्शन थी वो बड़ी हाई लेवल की थी जिसपे पूरी आपकी कौम को अफेक्ट होता है। उस पर हम डिस्कशन नहीं करते, गवर्नेंस की बात ही करते हैं। तो जब आप 1 मैन शो के जरिए या 1 मैन शो रन करते हैं और आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं। लेकिन जो बात समझने की वो ये है कि PTI की गवर्नमेंट आई थी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने, और जब आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और जो ग्रिप है उसको लूज करना पड़ता है, और उसके दरमियान आपको कुछ अर्सा केओस नजर आता है। उसके बाद उस केओस में से सिस्टम्स इवॉल्व करते हैं, और हम गुज़िश्ता 2 साल से तमाम मिनिस्ट्रियों में इसी कोशिश में है कि सिस्टम्स इवॉल्व होने शुरू हो जाए। और मुझे तो, मैं कम अज़ कम अपने महकमे में तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि सिस्टम्स इवॉल्व होने शुरू हो गए हैं। आपकी वो जो मुझे वो ग्रिप नहीं रखनी पड़ती, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो मेरे पे डिपेंडेंट ना हो। अगर शहबाज शरीफ साहब या कोई भी जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, अगर वो सिस्टम्स डेवलप करके जाए तो फिर
आपका जो सूबा है वो किसी एक शख्सियत पे डिपेंडेंट नहीं रहता। अमेरिकन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पे बेस्ड है। एक शख्सियत के जाने से आपके डे टू डे अफेयर्स पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो हम भी एक्चुअली चाहते ही हैं कि पाकिस्तान एक मॉडर्न स्टेट बने और हम अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए जद्दोजहद जारी है। हमें पूरी उम्मीद है राय साहब, आप इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रॉन्ग करने की बात कर लेते, चले आपके एजुकेशन के हवाले से जो हायर एजुकेशन है उस पर भी बात करते, लेकिन उससे पहले जिसका आपसे मेरे से हर एक आम आदमी से सर वास्ता पड़ता रहता है वो है पुलिस। 2.5 साल में पंजाब की पुलिस में रिफॉर्म्स की कोई ऐसी चीज़ जो कंक्रीट फॉर्म में हो, पेपर में भी हो, वो सर नहीं है। लोगों की तब्दीली तो ज़रूर थी कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन वो जो वादा है कि पुलिस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, वो पंजाब की रिवायती पुलिस चाहे चकवाल में हो सर आपके पास या वो हमारे पास लाहौर उकाड़ा में हो, तो वो एक जैसी नज़र आती है, उसमें तो कोई तब्दीली ख़ास नज़र नहीं है। तो फिर सबसे जो मजबूत है एक इंस्टीट्यूशन जिसको होना चाहिए सर वो नहीं है, उसकी क्या वजह? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, और उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि पंजाब पुलिस क्योंकि एक लॉ बड़ा तवील अरसा एक ही पार्टी की मोर और लेस गवर्नमेंट यहाँ पे रही, तो यहाँ के जो लोग पुलिस का एक खास मिजाज वैसे भी बना हुआ है, और उसको चेंज करने के लिए जब हमने उनको लीवरेज दी, उनको आज़ादी दी जो KPK में दी थी, तो उसको बजाय कि वो बेहतरी की तरफ लेके जाते उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और उसके नतीजे में बहुत सारी चेंजेस भी हमें करनी पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन ये ठीक सिर्फ तभी होगा जब टॉप डाउन सिस्टम हम ठीक करने में कामयाब, मुख्तलिफ हम तजर्बात कर रहे हैं, जरूरी है करने, क्योंकि आपका एक बिल्कुल बिगड़ा हुआ निज़ाम है और उसको अपने करेक्ट कोर्स पे लाने के लिए आपको बहुत सारे काम अंडरग्राउंड करने पड़ते हैं, बैकग्राउंड में, जो लोगों को नजर नहीं आ रहे होते। चलें सर, अब जो लोगों को नजर आना हो रहा है सब वो भी जरूरी है। मैं आपकी वजारत के हवाले से भी बात करूंगा। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब। तो सर आपकी वजारत के हवाले से आप कह रहे हैं फॉर्मेशन की बात हो रही है कि इदारों को बेहतर होना चाहिए, तो कोई 2 ऐसे काम जो आप समझते हैं कि वाकई आपकी वजारत आने के बाद पिछले 2-2.5 साल में आपने किए हों और हायर एजुकेशन में ये बेहतरी आई? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हायर एजुकेशन में तो कंपोनेंट यूनिवर्सिटीज हैं, मेनली वो कॉलेजेस भी हैं। यूनिवर्सिटीज सबसे अहम चीज होती है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं टॉप पे वो मेरिट पे हो, ताकि वो सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। हमने पहले तो वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया इंतहाई मेटिकुलस केयर के साथ, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिवर्सिटीज के स्टैट्यूट्स जो होते हैं, जो लॉज होते हैं जिसके तहत यूनिवर्सिटी गवर्न होती है, वो इन प्लेस हों। आपको बड़ी सुन के हैरत होगी कि फातिमा जिना वुमेन यूनिवर्सिटी जो काफ लीग के दौर में बनी थी और उसके ऑनवर्ड यूनिवर्सिटीज गुज़श्ता 2 अदवार में बनी नून लीग के और पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब में, उनमें एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जिसके स्टैट्यूट्स कंप्लीट हों, और थे ही नहीं, और उनकी हायरिंग सब एडहॉकिज्म पे चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हमने की कि एक यूनिफॉर्म स्टैट्यूट्स 18 यूनिवर्सिटियों के बड़ी मुश्किल से कंसेंसस डेवलप करके फाइनेंस डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कंसल्टेशंस के साथ हमने वो स्टैट्यूट्स न सिर्फ बना लिए हैं, उनको सिंडिकेट से अप्रूव करा दिया है, बल्कि वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ। और वो जब बन जाएंगे फिर ही आपकी यूनिवर्सिटीज एज एन इंस्टीट्यूशन ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि तब तक स्टैट्यूट्स ना हो आप प्रॉपर हायरिंग ही नहीं कर सकते। तो आपने एक नाम की यूनिवर्सिटियां बनाई 12 साल, और उनमें ना एकेडमिया वो प्लेस ही नहीं हो सकती थी क्योंकि लॉ ही मौजूद नहीं उनको प्लेस करने के लिए, कोई रूल्स ही मौजूद। तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग तब होते हैं जब आप उनके लिए एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जो चेक्स एंड बैलेंसेस इसके अंदर मौजूद हो। ये जो कवानीन यूनिवर्सिटीज के लिए बनाए गए हैं, ये इनके अंदर इनको गवर्न करवाया जाएगा, और हम ये इंश्योर करेगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इन कवानीन के अंदर ही वो रह के चलें। और तो मेरा ख्याल है कि इनको हम अगर सही, और फिर हमने रैंकिंग्स की इंप्रूवमेंट का एक बाकायदा मैकेनिज्म KPIs बना के वाइस चांसलर जो हमने अपॉइंट किए थे उनको दिए कि ये चीजें हम चाहते हैं कि हमें इंप्रूवमेंट हमें इन चीजों में अगले सालों में नजर आनी चाहिए, और इसकी बेस पे ही आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे। इसी तरह आपके तमाम सेक्टर्स में जो कॉलेज है, DPI कॉलेजेस से लेके आपके डायरेक्टर्स, बोर्ड्स के चेयरमैन, उन तमाम को मेरिट पे अपॉइंट करना बड़ा जरूरी था, और हमने वो किए हैं। और ये नजर भी आ रहा है, जो आपके एकेडमिया के लोग हैं आप उनसे इंडिपेंडेंट राय ले लीजिए कि बड़े अरसे बाद बगैर किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, बगैर किसी इकराबा परवरी के ये तमाम अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और जब तक ये अपॉइंटमेंट्स ना हो तब तक आप अपनी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। तो ये अब जो हमने उनको अपनी तालीमी पॉलिसी दी है उसको बड़ी जान फिशानी के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल जो फिस्कल स्पेस अवेलेबल नहीं रही वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले अगले 2 सालों में हमें वो भी अवेलेबल हो जाएगी,
तो जो कमी सिर्फ पैसे की वजह से रह गई है उसको हम इंशाल्लाह उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कुछ इकदाम हैं, यकीनी तौर पर हम आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ख़ासतौर पर हायर एजुकेशन में काम क्या किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, क्योंकि आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल दो तरह की चीज़ें चल रही हैं मुल्क में, उन दोनों के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोयटा पहुँचना हज़ारा बरादरी के एहतजाज के ख़त्म और मैयतों की तदफीन के हवाले से, और दूसरा आज पीडीएम का जो एहतजाज बन्नू में है, पीडीएम का जलसा, पीडीएम की रैली है, उससे मुतालिक भी। यहाँ पर हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर मज़ीद बात करेंगे कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वाइट वॉश हुई है, लेकिन दूसरा टेस्ट जितनी बुरी तरह से हारा है, तो सवाल उठ गए हैं कि अब किस किस को टीम में रहना चाहिए, किस किस को टीम मैनेजमेंट में रहना चाहिए। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च मैच में पाकिस्तानी टीम शुरू से क्राइसिस में ही नज़र आई है। बॉलिंग, बैटिंग और कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पर बॉलर्स अपनी लाइन और लेंथ पर बॉल कर पाएँ, और फील्डर्स के ऐसे लग रहा था कि शायद हाथ में सुराख हो गए हैं, कैच नहीं पकड़ पा रहे हैं, और बैट्समैनों के लिए तो तू चल मैं आया की रीत ही नज़र आई है। कोई एक बैट्समैन भी अपनी क्रीज पर खड़ा होकर स्कोर नहीं बना पाया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ एजाज वसीम बाकी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ हैं। एजाज, जब ये सीरीज़ शुरू हो रही थी, मुझे याद है हम आप बात कर रहे थे प्रोग्राम में, तो ये कहा कि पाकिस्तान T20 में बेहतर परफॉर्म करेगा। टेस्ट टीम पाकिस्तान की उतनी अच्छी नहीं है, नई टीम है, और फिर न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड में मुसलसल टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है। लेकिन ये ज़रूर था कि पाकिस्तान मज़ामत करेगा, एक अच्छा खेल होगा, मुकाबला होगा, हार जीत तो फिर मैच का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। लेकिन जिस किस्म का ये पहला टेस्ट तो बहरहाल हुआ, दूसरे टेस्ट में न बॉलिंग, न बैटिंग, न फील्डिंग, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कोई ख़ास प्रेशर आ गया पाकिस्तान टीम पे, को कुछ कर ही नहीं पाए? थैंक यू मुदस्सिर। जैसे आपने कहा कि हमने सीरीज के आगाज में भी मैंने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि टेस्ट मैचेस मुश्किल हो जाएंगे, T20 में फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सो एंड पे यही हुआ है। जहां तक आप बात करें दूसरे टेस्ट मैच की, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान टीम को एक तो डिसएडवांटेज था बाबर आजम का, फिर दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि पहला टेस्ट मैच भी हार गए थे, और फिर सिलेक्शन के अंदर यासिर शाह ने जो जफर गौहर के लिए जगह छोड़ी। हालांकि न्यूजीलैंड ने अपना स्पिनर ड्रॉप किया था और उन्होंने मार्क हेनरी फास्ट बॉलर ने जो तब्दीली की जफर गौहर वाली, वो भी बड़े फ्रेंडली स्पिनर साबित हुए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी टीम का एतमाद टूटा हुआ है। आप देखें शान मसूद ने दोनों इनिंग्स में पेयर हासिल किया, वो एक भी स्कोर नहीं कर सके हैं। अजहर अली भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, रिजवान दूसरी इनिंग्स में कुछ नहीं कर सके हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के अंदर इससे पहले भी पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस जाके हार गया था। 2010 में आखिरी बार पाकिस्तान वहां जीता हुआ है। तो सर 2010 के बाद 2020 है, 10 साल में हमारे पास कुछ नहीं आया ना। एजाज वसीम हमारे साथ ही रहेगा। कामरान अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर है। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब, आपके वक्त का। आधी रात को उठकर मैच भी देख रहे होंगे आप, तो उसके बाद ये सूरत हाल भी देख रहे होंगे कि क्या हुई है। ये क्या पाकिस्तान की टीम में किसी एक शोबे में भी को वो कहते हैं ना कि खेल का कलर हो, तो वो नज़र नहीं आ रहा था। हम इतने ही कमज़ोर टीम लेकर न्यूजीलैंड पहुंचे थे कि एक इनिंग और 176 रन से हारे। देखिए, ये तो सामने नजर आना ही था। मैंने आज से 3-4 साल पहले ही कहा था, जो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहे हैं ना, नुकसानदेह होंगे आगे जाके। आज नजर आ गया। आप पिछले 2 साल का टूर देख लें, साउथ अफ्रीका से देख लें, परफॉर्मेंस हमारी कितनी नीचे जा रही है। एक मैच हम जीत जाएं तो सारी गलतियां भूल जाते हैं, उस पर फिर काम भी नहीं करते, वो दोबारा रिपीट करते जाते हैं। मैनेजमेंट जो पिछले 5-6 साल से आई है टीम के साथ, पाकिस्तान अपनी तरफ से ठीक है, उन्होंने किया होगा बेहतर कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, यंगस्टर्स आ जाएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं दी और मैच्योर प्लेयर लाए नहीं है जिनका एक्सपीरियंस डोमेस्टिक में हो, तो फिर नताइज ऐसे ही आने हैं जैसे हमने ये इस सीरीज में देखे हैं। इससे पहले ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की कहीं पे भी नहीं आई। 650 रन करवाने ऐसी पिचेस पे जहाँ 150 करना मुश्किल होता है पूरी टीम को, तो फ्लो है ना, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में वो मार खा के नहीं आए। बच्चों का कसूर नहीं है, प्लेयरों का कसूर नहीं है।
मेरे ख्याल से प्रोसेस अगर वही चलाना 5-6 साल वाला, फिर चेहरे तो कामरान साहब, आपको लगता है कि अब ये प्रोसेस कुछ चेंज होगा? मिसबाउल हक, वकार यूनुस, यूनुस खान, कोई तब्दीली आपको लगता है कि अगले आने वाले वक्त में हो सकती है साउथ अफ्रीका टूर के बाद से? देखिए, तब्दीली साउथ अफ्रीका टूर से ही करनी पड़ेगी। अब न्यूजीलैंड टूर ठीक है, गुजर गया, हिस्ट्री हो गई है। जब तक आप प्रोसेस बेहतर नहीं करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट का 40 साल पहले जो चलता हुआ आ रहा था, आउटस्टैंडिंग था। सडनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ठीक है, उन्होंने जो बेहतर समझा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उन जैसा नॉलेज किसी का भी नहीं क्रिकेट में पाकिस्तान में, तो वो ठीक है सिस्टम चलाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टेबल करते बनाते तो अच्छा होना था। जो हमारा पहला सिस्टम उसको भी साल लेके चलते, तो जब सेटल हो जाए 6 टीमों वाला कर लेते। डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयरों की सिलेक्शन बड़ी जरूरी है, परफॉर्मेंस के साथ, मार खाने के साथ। सिर्फ ये नहीं है कि यार वो उसकी एवरेज 50 की और अगली 10 इनिंग्स 10 मैचेस कुछ ना करे तो मीडिया पे आके कहे कि उनकी 50 की एवरेज, ऐसे तो नहीं है भाई। एलिसेंटर डोलकर कभी ना टीम से ड्रॉप होता, सिवा कभी ना होता, इंजमाम भाई कभी ना होते, यूसुफ भाई कभी ना होते। तो ये चीजें सोचने वाली, परफॉर्मेंस बेस्ड जब सिलेक्शन होगी और टीम के मुताबिक होगी, ईगो साइड पर रखे सिलेक्शन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ यही है, और कुछ नहीं है। कामरान अकमल साहब, इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से। आप समझते हैं कि कोचेस इसमें बुनियादी तौर पर रोल था? खासतौर पर मिसबाउल हक की बात कर लें, बॉलिंग में 600 रन सर खा लेना, वकार यूनुस जैसा बॉलर हो, कोच के फिर ये सूरत हाल हो, फिर यूनुस खान बैटिंग की अगर बात कर लें, तो इस वक्त कोचेस की तब्दीली भी जरूरी है टीम के अंदर तब्दीलियों के साथ साथ? देखिए, ये उस वक्त जरूरी थी कि आज से 4-5 साल पहले आप तब्दीली करते, ठीक है, उस वक्त भी ऐसी परफॉर्मेंस थी, कहाँ हम जीत गए, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। अब उनको आप लोगों ने 3-3 साल दिए हैं, तो मिसबा को तो अभी 1 साल हुआ है, आप उसको चलने दें, लेकिन प्रोसेस बेहतर करें। मिसबा एज ए हेड कोच सही परफॉर्मेंस बेस्ड टीम सिलेक्ट करे, चीफ सिलेक्टर नए आए हैं मोहम्मद वसीम, उनको चाहिए कि यंगस्टर करके हम लोग अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत नीचे ले गए हैं, उसको उठाने के लिए हमें ये लोग पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो परफॉर्मर है वो खेले। ये नहीं कि 100 किया तो अगली 10 इनिंग्स फेल होगी, उसका हमें कोई फायदा नहीं। उस 100 का भी फायदा ये हो कि टीम जीते। पर्सनल गोल के लिए ठीक है, जब तक टीम के लिए परफॉर्मेंस नहीं आएगी, पर्सनल गोल तो हर किसी के हैं। जीत के साथ ही नाम बनता है, जीत के साथ ही ग्रेट प्लेयर्स बनते हैं, परफॉर्मेंस के साथ बनते हैं। आज केन विलियमसन ने 7000 स्कोर किए, 2400 कर दिए, नंबर 1 बैट्समैन है। कभी स्मिथ आता है, कभी विराट कोहली आता है, कभी रोहित शर्मा आता है। वो क्यों आते हैं? वो अपनी बात जाते हैं, अगली परफॉर्मेंस उससे बड़ी करने की कोशिश करते हैं। हम एक परफॉर्मेंस में इतने मगन हो जाते हैं कि हमारी अगली 10 इनिंग्स जाया हो जाती हैं। वही नशा नहीं उतरता पाकिस्तान टीम में, प्लेयरों में। स्किल लेवल बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीजों में आप ऐसे तो फिर आप कितने फिट है, यो पूछ लें किसी का 22 है, परफॉर्मेंस कोई नहीं हो रही। उस बेस से तो टीमें बन रही हैं। परफॉर्मेंस बेस जब टीम बनेगी तो फिटनेस भी आती है। जब परफॉर्म करता है तो फिटनेस उसके साथ आती है। यहाँ पे उल्ट हुआ है, फिटनेस पहले है, परफॉर्मेंस बाद में। ये बड़ा एक अहम सजेशन आपने कामरान अकमल दी कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्लेयर्स होंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम की सिलेक्शन होगी, तो फिर उसके बाद चीज़ें वो ज़्यादा नजर आएंगी। अब फौरी तौर पर टीम मैनेजमेंट को, क्रिकेट बोर्ड को ये देख रहे हैं कि अगले आने वाले जो टूर है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रही है, उसके लिए टीम के लिए क्या करना है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। कामरान अकमल साहब, आपको बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।